नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट। कब का जजमेंट है? 15/3/2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या होता है? यह जजमेंट अभियुक्त के लिए और परिवादी दोनों के लिए एक तरफ से फायदेमंद है। अब दोनों की तरफ से कैसे होगा कि जो चेक बाउंस के मामले में 20% राशि जो देनी पड़ती है, उस 20% राशि पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देकर यह साबित किया है कि जो 20% राशि है, अगर परिवादी ने चेक का दुरुपयोग किया है और चेक में गलत राशि भरी है तो 20% राशि परिवादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और अगर परिवादी का चेक सही है, जेन्युइन है, तो न्यायालय परिवादी को 20% राशि दिला सकती है। अब किस प्रकार से सही है, किस प्रकार से गलत है, ये इस जजमेंट में पूरा समझा रखा है। तो अपन शॉर्ट में समझेंगे। जजमेंट का नाम आप देख लीजिए, राकेश रंजन वर्सेस झारखंड राज्य, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अभी का निर्णय है, क्रिमिनल अपील नंबर 471/2024, ठीक है। और निर्णय दिनांक है 15/3/2024। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं। देखो, कि चेक बाउंस के जो मामले होते हैं, ज्यादातर क्या होता है, खाली चेक का दुरुपयोग कर लेते हैं, या आपका चेक किसी अन्य व्यक्ति के पास पड़ा, उसने किसी दूसरे को दे दिया, या आप पैसा दे चुके हो फिर भी उसने पैसा बढ़ दिया। इस प्रकार से कई प्रकार से चेक का दुरुपयोग बहुत होने लग गया। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कोर्ट बैठे हुए हैं। तो कोर्ट ने दुरुपयोग को रोकने के लिए ये निर्णय एक प्रकार से दिया है, जिसमें क्या है कि जो जिस चेक का दुरुपयोग हो गया, मान लो मेरा चेक किसी व्यक्ति के पास पड़ा हुआ है, उसने 5 लाख रुपए भर दिए और अब मुझे मान लो 20% राशि देनी पड़ी, तो मान लो मेरे को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो मैं तो सामने वाला पैसा मांगता ही नहीं और मैं 1 लाख रुपए उसे कैसे दूंगा और कहां से लाके दूंगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट व्यू आया है। इस व्यू को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना चाहिए 20% राशि का क्या मतलब है, ठीक है ना। 20% राशि का मतलब है कि कोई भी परिवादी जब अभियुक्त के ऊपर मुकदमा करता है, मान लो ए ने बी के ऊपर मुकदमा किया है, तो जैसे ही जमानत कराएगा बी, कोर्ट 20% राशि का आदेश कर सकती है, ठीक है। एक तो 20% राशि यहां जाती है, फिर कहा जाती है जब निर्णय हो गया और अगर परिवादी जीत गया और अभियुक्त हार गया और ये अगर अपील करता है, उस समय भी 20% राशि इसको जमा करानी पड़ती है अभियुक्त को। और अपील में भी हार गया और फिर मान लो हाईकोर्ट गया, तो वहां पर भी 20 से 30% हाईकोर्ट के, जितना हाईकोर्ट विचार करे, जितना सोचे, वो हाईकोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर है, वहां पर भी कुछ अमाउंट उसको जमा करने के बाद ही उसकी अपील सुनी जाती है। तो आज का जो निर्णय है अपना, वो है कि आपकी जमानत कराने के तुरंत बाद आपके 20% राशि जमा कराने के पॉइंट पर, यानी इसको कानून में 143 ये जो धारा है उस पर जमा कराने के बाद, यानी होता है क्या है कि अभियुक्त ने जमानत कराई, फिर परिवादी एक एप्लीकेशन लगाता है कि साहब मामले में मुझे 20% राशि प्रदान की जाए, और उसकी एप्लीकेशन स्वीकार करके अभियुक्त को कह दिया जाता है कि आप 20% राशि जमा कराओ, बाकी बातें आपकी बाद में सुनेंगे। ध्यान से सुनिए, न्यायालय द्वारा यह कहना कि आप पहले 20% राशि जमा कराओ, फिर आपकी गवाह बयान जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, ये एक तरह से न्याय नहीं है। क्यों? कि बी को तो कुछ सुना ही नहीं गया कि उसका चेक ए के पास कैसे गया, उसको चेक का किस प्रकार से दुरुपयोग किया, ना ए की गवाही हुई, ना बी की तरफ से कोई गवाह या कोई दस्तावेज पेश की, सीधे ही मतलब एक तरह से बिना सुने 20% का जो आदेश हो रहा था, उस 20% के आदेश पर यह निर्णय एक रामबाण की तरफ है। अच्छा, ये 20% का आदेश क्यों किया गया? जनरली चेक के मुकदमे लंबे चलते हैं, तो सरकार का यह मानना है कि 20% जो राशि है अगर शुरू में दी जाएगी तो परिवादी को कुछ राहत मिल जाएगी, भाई उसका अमाउंट जो चला गया, लंबे समय से नहीं दे रहा है, उसमें से 20% राशि कुछ तो आ गई उसके पास। तो इसलिए यह कब शुरू किया गया था 20% वाला? 2/8/2018, इससे पहले नहीं था 20% वाला, यानी कि 2/8/2018 से यह शुरू किया गया था कि परिवादी को लाभ मिल सके। मगर जब न्यायालय ने देखा कि कोर्ट में तो बहुत सारे फर्जी मामले आने लग गए, कई सारे जो कंपनियां हैं, जो कई सारे फाइनेंस कंपनियां हैं, वो अपना पैसा वसूलने का जरिया है कोर्ट को बढ़ा दिया और पैसा पहले से ले चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 20% का कानून एक तरह से अभियुक्त के लिए बहुत बड़ा जंजाल बन गया। और अभियुक्त के मन में आता है कि यार मुझे बिना सुने मेरे चेक के गलत उपयोग कर दिया, कोई जज साहब भी मेरी बात नहीं सुन रहे, वकील साहब भी मेरी बात नहीं सुन रहे, और क्या हो रहा है, मैं कहां से लाऊं पैसा। तो और खाली चेक पड़ा होता है, अमाउंट भी बड़ा भर देते हैं, 30 लाख भर दिया,
50 लाख भर दिया, 10 लाख भर दिया, अब कहां से लाएगा व्यक्ति? 20% इसका 2 लाख हो गया, अब मांगता भी इतना रुपए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय अभियुक्त की मदद करेगा। अब किस प्रकार से मदद करेगा? और मैंने बोला था शुरू में कि परिवादी की भी मदद करेगा। अब परिवादी की मदद किस प्रकार से करेगा और अभियुक्त की मदद किस प्रकार से करेगा, ये अपन देखते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो शुरू में जो आप जमानत कराने के बाद 20% की राशि का जो निर्णय है, जो मामला है 20%, यानी कि जमानत कराने के बाद अभियुक्त को देना पड़ता है, वो बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 20% देना ही देना है, कुछ परिस्थिति में तो नहीं देना है, कुछ परिस्थिति में देना है। बस यही इस निर्णय का सार है। अब आपको उस परिस्थिति समझनी है कि कब 20% की राशि देना नहीं है और कब देना है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि 20% जरूरी नहीं है, आप 10% भी कर सकते हो, 5% भी कर सकते हो, यानी 20% का 20% ही कोर्ट तय करे, यह भी जरूरी नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अधीन न्यायालय को कि आपके पास अब किसी अधिकारी के पास 20% की एप्लीकेशन लगी कि मुझे 20% दे रहा है। जैसे मान लो कि ए ने मुकदमा किया बी पे और ए ने लगाया कि मान लो इसने 1 लाख का मुकदमा किया और ए ने कहा मुझे 20% राशि दे दे। अब जज साहब को क्या पता कि एक सही है कि बी सही है, क्या सही है, उसने जमानत कराते तुरंत 20% का आदेश करना। तो किस प्रकार से तय करेंगे कि 20% देना है या 20% नहीं देना है? इसी पर सुप्रीम कोर्ट का मेन निर्णय है और मेन आधार इसको बना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो व्यक्ति 20% चाहिए तो उस 20% चाहने के लिए कोई ना कोई अपने प्रार्थना पत्र लगाएगा। उस प्रार्थना पत्र को देना है, किस किस आधार पर उसने माना है कि 20% पैसा उसको लेना है, उस प्रार्थना पत्र को मेन आधार माना जाएगा। चेक का अमाउंट, जो व्यक्ति है उसकी परिस्थिति, अन्य कोई घटना जो उस मामले में हुई हो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो जवाब दिया जाता है अभियुक्त की तरफ से, उस जवाब को, क्योंकि 20% तय करने से पहले एक व्यक्ति जो परिवादी प्रार्थना पत्र लगाएगा और ये उसका जवाब देंगे कि भाई किस आधार पर 20% नहीं दिया जा सकता। तो जवाब में क्या आधार दिया है? जवाब में वो बताएगा कि उसका चेक का क्या दुरुपयोग हुआ है, या जवाब में बताएगा कि वो पैसा दे चुका है, या जवाब में वो ऐसी कोई घटना बताता है जिससे साबित होता है कि मामला या शंका पैदा हो जाती है कि यार 20% का मामला नहीं बनता है। ऐसे अलग अलग मामले में कई प्रकार के तथ्य हैं। यानी कि जो जुडिशियल अधिकारी है, दोनों को सुनने के बाद, पत्रावली को देखने के बाद, चेक को देखने के बाद, जवाब को देखने के बाद, प्रार्थना पत्र को देखने के बाद, दोनों की स्थिति को देखने के बाद अपने स्तर पर अपने दिमाग से निर्णय करेंगे कि 20% राशि देनी है या नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपके दिमाग में यह बात बैठती है कि राकेश रंजन वर्सेस झारखंड राज्य में 20% की राशि प्रारंभिक रूप से देना बंद कर दिया तो ऐसा नहीं, या देना शुरू कर दिया है अर्जेंट तो ऐसा भी नहीं। यानी कि इस मुकदमे से आपको ये सीखने को मिलता है, या आप आपके जो जुडिशियल अधिकारी उनको ये बता सकते हो कि जो मैंने जो जवाब दिया है, मेरा जो आधार है, मैंने जो आपने कोई थाने में रिपोर्ट करवाई, आपने कोई नोटिस दिया नहीं दिया। अच्छा देखो, जो मैं चेक के मुकदमे, मैंने कितने सारे मुकदमे बना रखे हैं, आप अगर प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको 100 के करीब मुकदमे मिलेंगे। कितने? हर पॉइंट पे मैं मुकदमा बनाता हूँ, नोटिस के पॉइंट पे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आपका चेक किसी दूसरे व्यक्ति के पास पड़ा है और आपको लगता है वो दुरुपयोग करना चाहिए, तो उसका आपने क्या, आपने नोटिस दिया? क्या आपने बैंक से उस चेक को स्टॉप पेमेंट कराया? क्या जब उसने नोटिस दिया तब आपने क्या जवाब दिया? जब आपके चेक का उसने दुरुपयोग कर लिया या उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो क्या आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? है ना? या उसके पास और भी चेक पड़े हैं तो क्या कोर्ट में आपने प्रार्थना पत्र लगाकर उस चेक को मंगवाया? या उसने खुद भर दिया तो क्या आपने राइटिंग की जांच कराई? पेन अलग अलग इस्तेमाल किए गए तो क्या आपने उन पेन की सही की जांच करवाने की रिपोर्ट कोई लगाई? या कोई गवाह है तो क्या उस गवाह को आपने बुलाया? या जो आप पैसा दे चुके हो किस किस व्यक्ति के सामने, तो सामने वालों को क्या प्रश्न पूछने, उसकी प्रश्न की क्या आपने कोई तैयारी की? उस व्यक्ति की स्थिति क्या है? क्या वो एक जो पैसा दे रहा है वो बिल्कुल गरीब है? क्या उसने इनकम टैक्स से पैसा भरा? क्या उसने खुद लोन ले रखा है? उसके पास कितनी संपत्ति है? उसने और कितने लोगों पर मुकदमा कर रखे हैं? वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है?
कई सारे पॉइंट आपको, अगर चेक का मुकदमा जीतना है अभियुक्त को, तो उसको सारे पॉइंट अपने पक्ष में लाने पड़ेंगे। सिर्फ कोर्ट में जाकर ये कहना कि साहब मेरे तो चेक खाली था, इसने गलत उपयोग कर लिया, कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देने की संभावना नहीं है, क्योंकि चेक का मुकदमा अमूमन जो कानून है वो परिवादी के पक्ष में। और परिवादी भी अगर मेरा वीडियो सुन रहा है तो आपको सच्चाई न्यायालय में लानी पड़ेगी कि किस प्रकार से आपका पैसा गया, किसके सामने आपने दिया, या किसके आपके चेक किसने भरा है, सारी बातें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये कहते हो साहब हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपके जब सामने कटघरे में खड़े रहोगे तो वकील साहब 100 से 200 प्रश्न पूछेंगे, तो उनके क्या उत्तर देने। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है कि आप क्या उत्तर देने चाहिए और क्या उत्तर आपको नहीं देने चाहिए। यानी कि जो चेक का मुकदमा है उसको लापरवाही से आप लड़ेंगे, निश्चित रूप से आप भले आप परिवादी हो, भले आप अभियुक्त हो, आपके मुकदमा हाथ से निकल जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक का मुकदमा सही चले, या आपके चेक के मुकदमे में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी फाइल भेज सकते हैं, या आपकी बात से भी मुझसे कहकर मुझसे बात कर सकते हो। अच्छा, मुझसे बात करने की जो फीस है वो है, आपके पास कोई भी गौशाला हो, यानी आप जहाँ रह रहे हो वहां आसपास कोई भी गौशाला हो, वहां पर 500 रुपए रसीद कटाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। तो अगर गौशाला नहीं है तो 300 रुपए गूगल पे करके भी मुझसे बात की जा सकती है। यानी कि आप जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपके पास समय शेड्यूल सारा आ जाएगा, उस हिसाब से मुझसे बात की जा सकती है। ये जो मुकदमा है एक तरह से अभियुक्त और परिवादी के पक्ष में इस प्रकार से है कि 20% की राशि जहां के लिए जहां अभियुक्त घबरा रहा है कि मुझे नहीं मिलेगी, अगर वो अपना जवाब देता है प्रार्थना पत्र में, तो व्यवस्थित जवाब देता है, तो 20% की राशि उसको नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि आपको जुडिशियल अधिकारी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि मेरे चेक का दुरुपयोग हुआ है। तो मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार कुमार, वीडियो पसंद है लाइक करें। थैंक यू।